हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और यहाँ पर हम 12th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हमने रिलेशंस को कवर किया था कि रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे उन्हें डिफाइन करते हैं, कैसे हम उनके टाइप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज हम उसी रिलेशन को एक्सटेंड करेंगे फंक्शंस के ऊपर। और ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आज ही नहीं पूरे लाइफ टाइम। अगर आप मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हैं या साइंस के फील्ड में हैं तो फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, बहुत अच्छे से जो है करिएगा इस लेक्चर को। और दूसरी चीज ये कि जो बच्चे स्टार्ट किए हैं लेक्चर्स को फॉलो करना, वो बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, चीजों को सीखें, चीजों को लेक्चर से एक बार से दो बार में वो चीजों को सीख लें। उसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे प्रॉब्लम्स के ऊपर। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी आप तक आपने आप अभी से बिल्कुल 1 मंथ पहले ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो जरूरी है कि आप एग्जाम्पल्स को करना शुरू करें, एक प्रैक्टिस में लाएं, ताकि आप लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्रॉब्लम्स को लिखा कैसे जाता है। उसके साथ में आप फिर आगे और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम मॉडल पेपर्स को करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन। तो आइए जरा डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को। तो लेट अस डिफाइन फंक्शन। ओके, फंक्शन तो फंक्शन क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ रिलेशन। और इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी जाती है कि जो फर्स्ट सेट है, जैसे ए से बी के ऊपर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं या रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट सेट ए है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज हो बी के अंदर, या कह सकते हो कोई ना कोई एलिमेंट से वो रिलेट करता हो, और वो रिलेट यूनिकली करता हो, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो लेट अस राइट हियर, लेट ए एंड बी be two non-empty non-empty सेट्स, है ना। दो हमने नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, ए और बी। एक हमने रूल डिफाइन कर दिया, अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस एफ, जिसका हम नाम यहाँ पर एफ देते हैं। रिलेशन के लिए हम आर यूज करते थे, यहाँ नोटेशन एफ देंगे। एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इज सेड टू बी फंक्शन, said to be a function if each element, है ना, जैसा कि हमने बताया, if each element of a has a unique image in B, है ना। कि हमारे पास जो हर एक एलिमेंट के लिए, ए के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमको इमेज मिले, और वो यूनिक मिले, वो एक अकेली इमेज हो। ठीक है, तो उस तरीके का जो रिलेशन होगा या रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ये नोटेशन लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशंस में हमने पढ़ा था कि जो हमारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स रिलेट करते हैं वो डोमेन के पार्ट होते हैं। ठीक है, वो डोमेन कहलाता है। जो एलिमेंट्स बी में रिलेट करते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, और पूरा पूरा बी क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन ही किया गया है कि ए के हर एक एलिमेंट रिलेट करेंगे। इसका मतलब पूरा पूरा ए के एलिमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो फंक्शन में जो ये फर्स्ट सेट हम लेते हैं, ये ऑलवेज डोमेन होता है, इसको हम डोमेन कहते हैं, दिस इज योर डोमेन। और जो बी सेट होता है दैट इज योर कोडोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं रेंज। रेंज का मतलब ये है कि हमारे पास बी के वे एलिमेंट जो रिलेट करते हैं एक एलिमेंट से, या कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यूज जो निकलेंगी
जो भी हमने रूल बनाया, जो भी कंडीशन बनाया, वो हमारे पास फंक्शन का वैल्यूज जो है, तो उनका जो कलेक्शन होगा दैट इज ऑल रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रेंज क्या होगा, ऑल द फंक्शंस वैल्यू, है ना, एफ एक्स सच दैट एक्स फ्रॉम ए, एक्स कहाँ का मेंबर है, ए का मेंबर है ना। और इसको समटाइम ऐसे भी नोटेट किया जाता है एफ ए, या कह सकते हो ये फंक्शन हमने ए के ऊपर अप्लाई किया या रूल अप्लाई किया, तो उनका सारे जो वैल्यूज का कलेक्शन है दैट इज योर रेंज। अच्छा एक चीज बताइए, जो फंक्शन की वैल्यूज निकलेंगी या जो हमारे पास ए के एलिमेंट रिलेट करेंगे, वो किससे रिलेट करेंगे, बी के एलिमेंट से करेंगे। तो बी के एलिमेंट से करेंगे तो बी के ही कुछ एलिमेंट लेके हमारा रेंज बनता है। तो इसका मतलब है कि यू कैन से हमारे पास जो एफ एक्स है, जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, या कह सकते हो जो वाइज जिनसे रिलेट करता है एक्स, है ना, वो बिलोंग करता है कहाँ से, बी से। और अगर बी से बिलोंग करता है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि जो रेंज है, जो रेंज है दैट इज द सबसेट ऑफ, दैट इज द सबसेट ऑफ बी। बी मीन्स कोडोमेन, है ना, आप कह सकते हो इसको कोडोमेन से रिलेट करता है। कोडोमेन का क्या है, सबसेट है ना, क्योंकि उसी के एलिमेंट्स लेके हमारे पास बनता है। तो दिस इज द फंक्शन। आई होप समझ गया होगा। रिलेशन में क्या होता था कि हमारे पास ए के कुछ एलिमेंट किसी बी के कुछ एलिमेंट से रिलेट करते हैं, बट फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन में ये है कि ए के सारे एलिमेंट रिलेट करनी चाहिए और यूनिकली रिलेट करनी चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, एक हमने ले लिया, लेट ए हमने ले लिया, दिस इज योर ए, और इसमें हमने लिखा 1 2 3, और यहाँ पर हमने लिखा बी 3 4 5, है ना, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, और अब देखिएगा, और इसमें हमने रिलेशन ये बना दिया, रिलेशन ये है कि दिस y जस्ट इक्वल टू x प्लस 1, है ना। क्लियरली हमारे पास जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम a टू b, वो हमने a टू b कुछ रूल ऐसा बनाया। देखिए हमने फंक्शन नहीं बोला, अभी हम रूल बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं, इट इज फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो ये हमने बनाया। अच्छा आइए जरा अब वैल्यूज हम पुट करते हैं। जब हमने x बराबर हमने 1 लिया, कहाँ का मेंबर है, दिस इज फ्रॉम a, तो अगर हम y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ये हमारे पास b के अंदर नहीं है, दिस इज नॉट इन b। इसका मतलब है इस 1 के लिए कोई इमेज इसके अंदर नहीं है, और फॉर एवरी एलिमेंट इन ए देयर सम हाउ एन इमेज इन बी, एक इमेज होनी चाहिए। तो ये जो हमने रूल बनाया है, या जो ये हमने रिलेशन बनाया है, ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे 2 हम इसमें इंक्लूड कर दें, ठीक है, जैसे हमने बी में 2 डाल दिया, अब ये हमारे पास जो कंडीशन है दिस इज 2 इज हेयर, ये जो कंडीशन है ये हमारे पास किसमें बदल गई, दिस इज नाउ इन बिलोंग्स टू। अब बिलोंग हो गया तो इसका मतलब जो 1 है वो किससे रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है। और अगर हम x बराबर 2 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3, और 3 भी हमारे पास b के अंदर है। इसी तरीके से अगर x बराबर हम 3 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, इट मीन्स 4, और फिर भी b के अंदर है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक एक हमको इमेज मिल जा रही है, हमको एक मेंबर मिल जा रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। तो और वो यूनिक है, मतलब ये नहीं कि एक हमने एक्स रखा उसके लिए 2 हमको वाई मिल रहे हैं, नो, एक ही वाई मिलना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस फंक्शन की डिफिनीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या है, एक फंक्शन है। नाउ इट इज अ फंक्शन, पहले नहीं था, जब हमने 2 नहीं डाला था तो फंक्शन नहीं था। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे अगर हमने ये लिखा 1 2 3, और यहाँ पर हमने लिखा तुम्हारे पास 2 3 4 5, ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 जो है वो रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 3 से, और 3 रिलेट कर रहा है 4 से, है ना। तो ये इसको हम इस रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंट एफ से नोटेट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज है, ये बी सेट है और ये हमारे पास ए सेट है। हाँ, ए सेट के अंदर कोई खाली मेंबर ना पड़ा हो, है ना, ए के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज बी के अंदर जरूर हो, बट बी के अंदर हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स पड़े रह सकते हैं, वो किसी से रिलेट करे या ना करे। अच्छा अब इसके लिए अगर हम डोमेन की बात करें तो फटाक से आप लिख सकते हो, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज ए,
क्योंकि पूरा पूरा जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो सारे के सारे इन रिलेशन में फंक्शन है, तो रिलेशन में होंगे ही होंगे। और अगर हम कोडोमेन की बात करें तो वो पूरा पूरा हमारे पास बी है। बट अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास वही मेंबर्स हैं जो रिलेट करते हैं, जैसे हमारे पास F1 F2 F3 है ना, इन वैल्यू को रखा तो यह जाएगा 2 3 एंड 4, दीज आर द मेंबर्स ऑफ रेंज। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। रिलेशन ही हमारे पास एक फंक्शन होता है, मतलब हर एक फंक्शन एक कोई ना कोई रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी फंक्शन। जरूरी नहीं कि हर रिलेशन फंक्शन, क्योंकि रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं, वो कोई सबसेट ले लिया A क्रॉस B का, वो हमारा रिलेशन फॉर्म करता है। बट फंक्शन में क्या है कि ऐसा रिलेशन जिसमें A के हर मेंबर रिलेट करते हो और यूनिकली रिलेट करते हो। ठीक है, तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस की, डिस्कस करते हैं। दैट इज योर, दो फंक्शन को हम इक्वल कब कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस, है ना, दो फंक्शंस को हम कब इक्वल कहेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। दो फंक्शंस तब हम इक्वल कहते हैं जब उनके टू फंक्शंस f and g are equal if नंबर, पहली बात कि डोमेन उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन, तो पहला सेट होगा फंक्शन में वो डोमेन होता है, सेकंड वाला जो सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, और रेंज जो फंक्शन की वैल्यूज निकलती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डोमेन ऑफ f जो है सेम होनी चाहिए डोमेन ऑफ g। ठीक है, और सेकेंड है कि हर पॉइंट अगर हम कोई भी वैल्यूज ले x में तो उनके फंक्शन की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। जैसे अगर f(x) इज जस्ट इक्वल टू gx फॉर ऑल x, ओके, फॉर ऑल x, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन। टू फंक्शन तभी इक्वल होते हैं कि हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज सेम हो, साथ में डोमेन भी सेम हो। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, क्योंकि हमने देखा कि फंक्शंस में एक चीज हमने देखा कि एक कंडीशन है कि हमारे पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन में कोई एलिमेंट हमारा बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, जैसे हमने कहा कि हमने कोई नंबर्स ले लिया 1 2 3 4 5 ये ले लिया, और इधर हमने 4 6 7 8 9 कुछ 10 11 इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ पर एक डिफाइन किया हमने, 1 2 को इससे मैच कराया, अच्छा 3 को हम 6 से करा सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि दो x की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, बट एक एक्स के लिए दो वाई नहीं हो सकते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इसको क्लियरली समझना है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या अलग अलग ही हमारे पास रिलेट करे, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमारे पास बी के अंदर कोई भी कॉमन ना बचे, है ना, कोई भी एलिमेंट ना बचे, कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट सारे के सारे इंगेज हो जाएं। ठीक है, और इसमें तो ए में तो बचना ही नहीं है ना, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही है। तो ये सारी क्राइटेरिया को देखते हुए हमने जो है टाइप्स बना दिए किसके, फंक्शन के। अगर ये कंडीशन होगी तो इस तरीके का फंक्शन बोलेंगे, ये कंडीशन होगी तो इस तरीके का फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। डिलीट, और इसको भी डिलीट कर देते हैं हम लोग। आप सभी लोग कॉपी पेन रख के बैठिएगा। ठीक है, पॉसिबल हो तो बुक को भी साथ में लिखिए, लेकिन जब आप बुक को देखेंगे तो फिर इधर से ही समझ पाएंगे, इसलिए आप कॉपी पेन जरूर लिखिए, और जो जो हम यहाँ लिखाते हैं उसको नोट करिए प्रॉपर, तभी आप बेहतर लर्नर बन पाएंगे। एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी यही होती है कि हम उसको प्रॉपर जॉट डाउन करें, प्रॉपर लिखें। ठीक है, और उसके बाद उनकी हम प्रैक्टिस करें, है ना। और अंडरस्टैंडिंग कोई चीज समझ नहीं आती है, आप कमेंट में कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि सर
हमको ये चीज समझ नहीं आई, हम जब कभी और वीडियो बनाए तो हम बोल देंगे उस वीडियो के अंदर कि ये चीज थी, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें क्रैश कोर्स 12th के लिए है, ठीक है। तो वो वाला आप जो है क्लिक करके उस लिंक से आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं और जब भी हमको समय मिलेगा हम जवाब जरूर देंगे आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए हम सर्व कर रहे हैं ताकि हम अच्छा आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा सके। ओके, तो आइए जरा हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम एक फंक्शन सीख लेते हैं, दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन, है ना। दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, बहुत बार आप लोग नाम सुने होंगे और आप लोग 11th में भी पढ़ा होगा, है ना, या पढ़ चुके हैं, सब लोगों को पता है। कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कि हम फंक्शन की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं और चाहे एक्स कुछ भी ले, वैल्यू कुछ भी ले, ठीक है, एक्स की, बट वो एक फिक्स वैल्यू है तो उसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमने मान लो डोमेन लिया 1 2 3, तीन यहाँ पर डोमेन में वैल्यू थे, बट यहाँ पर केवल एक फिक्स वैल्यू पड़ी हुई है, मान लो हमने कहा 10, ठीक है। तो ये 1 भी 10 से रिलेट कर रहा है, 2 भी 10 से रिलेट कर रहा है और 3 भी हमारे पास 10 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन है क्योंकि फंक्शन की क्राइटेरिया को फुल कर रहा है कि 1 2 3 सबकी इमेजेस हैं और सबकी यूनिक इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो फंक्शन है दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एक फिक्स वैल्यू, और फिक्स वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होंगे उनको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, इसलिए उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए जरा कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। इफ k इज if k is a fixed if a fixed real number, the fixed real number, okay, then you can say then fx is equals to k for all x belonging to real number, okay, is called a constant function, is called a constant function, okay, is called a constant फंक्शन। ओके, तो आई होप समझ गए कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, एक्स बदलता है बट वैल्यू तो सेम ही रह रही है, ठीक है। तो दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन, ओके। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन, हम लोग डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, मतलब सेम वैल्यू रहती है, जैसे 1 का 1 पे मैप किया, 2 का 2 पे मैप किया, 3 का 3 पे मैप किया, तो ये तभी पॉसिबल है दोनों तरफ सेम सेट हो, है ना। तो हम कोई भी मैपिंग जब डिफाइन करते हैं ए से ए के ऊपर, मतलब सेम सेट के ऊपर हम मैपिंग को डिफाइन करते हैं और सेम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, और ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज व्हाट यू कैन से डिफाइन फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ, है ना, उसी सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन f, द फंक्शन f a to a defined by fx is just equal to x for all x in the domain, obvious सी बात है, domain is called identity function, is called आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। आई होप समझ आ गया। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो 1 2 3 और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 1 2 3, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3, है ना। तो दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हमने यहाँ पर एक फंक्शन f डिफाइन किया है, दिस इज a एंड दिस इज आल्सो a, ओके। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम रियल से रियल के ऊपर करते हैं तो वही स्ट्रेट लाइन हमारे पास y इक्वल्स टू x वाला फंक्शन बन जाता है, दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। तो अभी हमने जैसे बताया था कि हमारे पास
हर एक एलिमेंट, मान लो ए 2x है वो एक y से रिलेट कर रहे हैं, या फिर एक x एक ही y से रिलेट कर रहा है, x x इस तरीके का करनी। तो अगर हमारे पास एक x केवल एक ही y से रिलेट करना है, अगर डिस्टिंक्ट यहाँ पर x है तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग इमेजेस होंगी। तो उस केस में जो हमारा फंक्शन होता है उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो आइए जरा डिफाइन करते हैं वन वन फंक्शन को, कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन, या इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, द वन वन फंक्शन, और इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आल्सो इंजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो वन वन वही बताया हमने कि हमारे पास जैसे कि हमने बताया कि दो एक्स का एक वाई हो सकता है, बट अगर ऐसा ना हो कि हमारे पास हर एक एक्स का एक ही वाई हो, और अगर दो एक्स अलग अलग है तो उनकी अलग अलग इमेजेस भी हों, अलग अलग वाई भी हों, तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो आइए जरा लिख लेते हैं, अ मैप, फंक्शंस को मैप भी बोलते हैं, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे ध्यान रखिएगा। अब मैप, a map f from a to b is called injective और वन वन if, क्या है if में, if दो इमेजेस सेम है, जैसे हमने कहा f ऑफ a1 इज जस्ट इक्वल टू f ऑफ a2, तो इमेजेस अगर सेम है तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम होने चाहिए, या कह सकते हैं x, अगर जो a के अंदर दो पॉइंट्स है वो भी सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। दो डिफरेंट पे हमारे पास सेम नहीं होने चाहिए, और यू कैन से इक्विवेलेंटली equivalently equivalently this a1 is not equals to a2, okay, this implies f of a1 is not equals to f of a2, okay। तो अगर हमारे पास प्री इमेजेस सेम नहीं है, फंक्शन जो x में a में फंक्शन जो है a में जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, तो उनकी इमेजेस भी सेम ना हो, तभी तो हम कह पाएंगे कि वो अलग अलग यूनिकली वन वन करेस्पॉन्डेंस है, इधर भी वन उधर भी वन, है ना। तो इस तरीके की जो करेस्पॉन्डेंस होते हैं, इस तरीके का जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ओके। तो प्लीज जस्ट अ सेकेंड। तो ये चीज समझ गए कि हमारे पास जो वन वन फंक्शन है वो क्या होता है, कि हमारे पास वन टू वन, नाम से ही पता चलता है कि एक का एक के साथ रिलेशन है या एक के साथ करेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। ना ही इधर दो है ना उधर, उधर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज, तो इसका अगर हम डिफिनीशन देख रहे हैं तो इसका मतलब अगर इमेजेस सेम है तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो प्री इमेजेस जो हमारे पास A1 A2 है वो भी सेम होनी चाहिए, और अगर हमारे पास हम A1 A2 नॉट इक्वल, ये दोनों सेम नहीं है, A1 इज नॉट इक्वल टू A2, तो f ऑफ A1 भी f ऑफ A2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो दो की इमेज एक हो गई ना, ठीक है। तो इस तरीके जो फंक्शंस होंगे उनको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो उसे मैनी वन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम देख सकते हैं, यू कैन से हियर otherwise f is called many one, है ना। अब मैनी वन का मतलब है कि दो या तीन, है ना, मोर देन वन, या दो या दो से ज्यादा की इमेज एक ही हो जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन, है ना। अगर वो ऐसा पॉसिबिलिटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वन वन, ओके ओके। तो दिस इज कॉल्ड मैनी वन। तो अगर हम इसका देखना चाहें, अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें, अगर हम यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर हमने बे ले लिया, और नाम यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमने लिखा
ए बी सी डी। ओके, तो अगर हमने कहा 1 की इमेज है बी, ठीक है, 2 की इमेज है ए, और 3 की इमेज है सी, और यहाँ पर 4 की इमेज क्या है टी। तो ये क्या है 1 1 है। हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है। बट अगर हम ऐसा कर दें, हमने 2 की इमेज भी सी ले ली, ठीक है, तो अब ये मैनी 1 हो गया, अब ये 1 1 नहीं बचा। ठीक है, तो हमें लगता है कि समझ पा रहे होगे कि हमारे पास 1 1 फंक्शन किन्हें बोलेंगे। उन फंक्शन को हम 1 1 बोलेंगे जो 1 1 करेस्पॉन्डेंस हो। ठीक है, अगर हमारे पास 3 और 4 की इमेज सेम आ गई, इसका मतलब एक से ज्यादा की इमेज सेम एक ही इमेज आ रही है, तो वो हमारे पास कैसा फंक्शन है, मैनी 1 है, वो 1 1 नहीं होता। ठीक है, तो यू कैन, ओके, तो यहाँ पर हम अगर बात करें, ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर 1 1 फंक्शन। ओके, तो यू कैन डिफाइन हियर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की, दैट इज योर ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन, जैसा कि हमने एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास जो कोडोमेन है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं, कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच जाए और कोई एलिमेंट ना बचे। तो जब कोई एलिमेंट कोडोमेन में ना बचे, वो पूरा पूरा जो है ऑक्युपाइड हो जाए, या पूरा पूरा किसी न किसी एक एलिमेंट्स से रिलेट कर जाए, या डोमेन के एलिमेंट से रिलेट कर जाए, तो ऐसे जो फंक्शंस होंगे उनको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट, एक भी एलिमेंट बच जा रहा है, तो उसको हम इनटू बोलेंगे, उसे ऑनटू नहीं कहेंगे। तो लेट्स डिफाइन, और इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव। तो ये रिलेशंस हैं, करेस्पॉन्डेंस हैं फंक्शंस की। और इस तरीके के अगर हमारे पास होते हैं, अगर फंक्शन है, तो जैसे हम किसी चीज को प्रूव कर लें कि वो ऑन टू है, इसका मतलब है कि दो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज वहां पर अवेलेबल है, जिसकी वो इमेज है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन आर सर्जेक्टिव फंक्शन। अ मैप, यू कैन जस्ट राइट हियर, अ मैप, a map, this is f from a to b, a map from a to b is called surjective, it's called surjective map, or onto, or onto map if for all, ये सिंबल होता है फॉर ऑल के लिए, b बिलोंग्स टू कैपिटल बी, है ना, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट, हर एक कोडोमेन के लिए, फॉर ऑल मतलब फॉर एवरी कोडोमेन के एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट, एक सिंबल होता है जो देयर एग्जिस्ट के लिए होता है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना, मतलब हर एक बी के लिए कोई ना कोई ए मिल जाए कैपिटल ए के अंदर या डोमेन के अंदर, सच दैट such that such that this b is the image of a, such that b is the image of a। ओके, तो अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज, अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इनटू फंक्शन। अदरवाइज is called, f is called इनटू। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं है तो उसको इनटू बोलते हैं। ठीक है, और ऑन टू मतलब समझ गए कि हर, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूरा पूरा रेंज है वही हमारे पास कोडोमेन के इक्वल हो गया, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट, तो हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं जो रिमेन्स करता हो, जो किसी का इमेज ना हो, तो रेंज इज जस्ट इक्वल टू कोडोमेन। तो ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास, तो यू समझ गए आप लोग कि हमारे पास 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ठीक है, और मैनी 1 क्या होता है, ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 होगा वो मैनी 1 नहीं होगा, जो
तुम्हारे पास ऑन टू होगा, वो इनटू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास किस तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर यहाँ पर लिख रहे हैं। एक तो हमने लिखा वन वन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फंक्शंस के, वन वन, ठीक है, और यहाँ पर मैनी वन, और यहाँ पर ऑन टू, उधर लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता, अच्छा सही रहता, मैनी और यहाँ लिखते, ये मैनी वन हमने लिखा, और ये तुम्हारे पास ये वन वन, ये मैनी वन, यहाँ पर हमने लिखा ऑन टू, और यहाँ पर इनटू। तो ध्यान दीजिए, कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वन वन ऑन टू, दूसरा है वन वन है, ठीक है, या इनटू है, ठीक है, मैनी वन है ऑन टू हो, और ये हमारे पास मैनी वन है इनटू, ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। उनमें से कोई दो ही होंगे, वन वन होगा, ठीक है, दोनों, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो दिस मैनी वन यू कैन से फ्रॉम हियर, दिस इंप्लाइज कोई फंक्शन है वन वन है, ठीक है, प्लस वो ऑन टू है, वो ऑन टू भी है और वन वन भी है, दूसरा वो वन वन है और प्लस वो इनटू हो सकता है, तो अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, ठीक है। दूसरा है मैनी वन है तो ऑन टू हो सकता है, ठीक है, और मैनी वन है और इनटू हो सकता है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं किसी फंक्शन के होने की, है ना। इन्हीं में से कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हम लेते हैं, रैंडम कोई फंक्शन उठाते हैं, तो इन्हीं में से किन्हीं चार टाइप्स का कोई एक टाइप होगा, ठीक है। तो आइए जरा एक और वर्ड डिफाइन करते हैं, दैट इज योर बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन, तो अगर कोई फंक्शन, जैसे हमने बोला कि हमारे फंक्शन वन वन ऑन टू भी हो सकता है, तो अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब वन वन करेस्पॉन्डेंस है और साथ में हमारे पास ऑन टू है, पूरा पूरा जो है ऑक्युपाइड हुआ जा रहा है, कौन सा, जो बी है, या कह सकते हो कोडोमेन है, वो रेंज में बदल जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। या कह सकते हो जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड bijective function. So you can see a map f is from a to b, map a to b is called a bijective function, or bijective function if f is both, है ना, वन वन भी हो और बोथ वन वन एंड both वन वन एंड ऑन टू, है ना। तो दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट है कि हमारे पास हम अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, जिनके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है, कि आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पास वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन बनेगा कि कंपोजिशन ऑफ टू, दो फंक्शन दे दिया, उनका कंपोजिशन आपको दिखाना है ना, तो उसके ऊपर देखते हैं। तो देख लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है और कैसे काम करता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक सेट है, दिस इज योर ए, एक सेट है हमारे पास यहाँ पर बी, और एक सेट है हमारे पास यहाँ पर सी। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ के ऊपर, ए से बी के ऊपर। वी आर डिफाइंड अ फंक्शन फ्रॉम हेयर ए टू बी, इसको हमने एफ बोला, और यहाँ से यहाँ पे ऊपर हमने एक जी फंक्शन डिफाइन किया। तो हमने ए से बी के ऊपर एफ फंक्शन डिफाइन किया, और हमने जी से बी से सी के ऊपर एक हमने जी फंक्शन डिफाइन किया। बट हमको डायरेक्ट एक फंक्शन चाहिए, कहाँ से, ए से सी के ऊपर, कुछ इस तरीके से कि अगर यहाँ पर कोई एक्स था
और इसकी इमेज यहाँ पर है fx, जिसको हमने y कह दिया, ठीक है, और इस y की इमेज यहाँ पर है gy, जिसको हमने z कह दिया। तो हमको एक फंक्शन ऐसा चाहिए जो इस x को z पे मैप करे, ठीक है। तो हम उसको फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन को हम कंपोजिट करते हैं, इन दोनों फंक्शन को हम कंबाइन करते हैं और एक नया फंक्शन बनाते हैं। तो उस फंक्शन का हम नाम रखते हैं GOF, और इसकी अब ये कहां से कहां के ऊपर हो जाएगा, A से C के ऊपर, ठीक है। कुछ इस तरीके से कि जो x है उसकी मैपिंग जो है वो z होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, z होगी। और कैसे डिफाइंड होता है, g ऑपरेट होगा किसके ऊपर, fx के ऊपर, है ना, यू विल गेट j। तो इस तरीके से हमारे पास कंपोजिशन दो फंक्शंस का हम बनाते हैं, हम कंपोजिट करते हैं दो फंक्शन को, एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट सेट से लास्ट वाले सेट के ऊपर होता है, ठीक है। तो आइए जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, कैसे हम लिखेंगे इसको। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, लेट f is from a to b, let a is from a to b and g is from b to c, है ना। हमने दो मैपिंग्स ले ली। देन composition, then composition of functions, then composition of functions f and g when g is a mapping from a to c, है ना, a से c के ऊपर एक मैपिंग होती है, is given by, you can just say is given by है ना। इसको हम नोटेशन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं g of f, है ना, दिस इज योर g of, और ये कहां से है, a to c, जैसा कि अभी हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था इसका, है ना। such that g of f x is just equal to g of fx, है ना, फॉर ऑल x इज इन ए। वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। अगर हमें मान लो कोई हमें कंपोजिशन दो फंक्शंस का निकालना है तो दोनों फंक्शंस की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि हम कंपोजिशन तभी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जब हमारे पास पहले वाले जो f है, f की जो हमारे पास को डोमेन है वो उसकी डोमेन होनी चाहिए, किसकी, g की, तभी डिफाइन ही कर पाओगे, क्योंकि उसमें हमारे पास इमेज मिलनी चाहिए उसकी डोमेन के अंदर, ठीक है। तो यू कैन से हियर evidently that domain of f, domain of g, domain of g is equal to the codomain of f, ओके। अगर g ऑफ f आपको डिफाइन करना है तो g की जो डोमेन है वो f की कोडोमेन के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक देख लेते हैं जो भी हमने फंक्शंस पढ़े 1 1 और 2, थोड़ा सा और क्लियर होंगी चीजें कि कैसे हम प्रूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन है 1 1 और 2 के ऊपर, सो दैट the function f from n to n set of natural number से set of natural number is given by f of x is equals to 2x, ठीक है, is 1 1 but not on 2, 1 1 है but on 2 नहीं है।
आप जरा इसको इसको आप पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियरली आप देख पाओगे। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें थोड़ा सा, अगर हम इसको अगर हम यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने लिया दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड दिस इज आल्सो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज अगेन n। और यू नो दैट नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब देखिए वन की इमेज क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिफाइन है, फ्रॉम हेयर टू हेयर वी हैव अ फंक्शन f। तो एफ एक्स की इमेज क्या है 2x, मतलब y इज इक्वल टू क्या है 2x। तो x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो विल गेट 2। तो इसका मतलब 1 की इमेज क्या होगी, 1 is related to 2 and this 2 is related to 4, okay, and this 3 is related to 6। इस तरीके से हमारे पास चलता चला जाएगा फंक्शन। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास पहली बात तो ये कि हर एक वैल्यू के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई हमको पॉजिटिव इवन नंबर मिल जाएगी और वो यूनिक मिलेगी। अगर 1 है वो 2 से ही रिलेट करेगा, 3 जो है वो 6 से ही रिलेट करेगा, है ना, और 2 जो है 4 से करेगा, तो सेपरेटली रिलेशन हो रहा है। दूसरी बात ये कि इस नेचुरल नंबर का जो दूसरा सेट है जिसको हम बी कहते हैं, जिसको हम कोडोमेन कहते हैं, उसके अंदर हमको 1 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, जो खाली पड़ा हुआ है, जो किसी का इमेज नहीं होगा, या कह सकते हो उसके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि 1 1 है, बट ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए क्या चाहिए, अगर हम बात करें रेंज की, ठीक है, तो रेंज में क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये सारे आएंगे। और ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इक्वलिटी नहीं होती, ठीक है, सबसेट जो जस्ट नॉट इक्वल टू द सेट, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट होता है। जब जब रेंज हमारा प्रॉपर सबसेट होता है तब तक फंक्शन हमारा इनटू होता है, वो ऑन टू नहीं होता। तो दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या कह सकते हो नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑन टू नहीं है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, बट 1 1 है क्योंकि 1 1 करेस्पॉन्डेंट है। बट इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे इसको हम देखेंगे। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से अगर लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट हियर सॉल्यूशन द फंक्शन एफ। आप समझ पा रहे हैं चीजों को, फंक्शन एफ इज 1 1 फॉर f of x1 is equals to f of x2, f of x1 is just equal to f of x2, this implies 2 of x1 is just equal to 2 of x2, okay, this is implies x1 is just equal to x2। ठीक है, तो हमें एक चीज देखना है कि हमने क्या किया, दो इमेजेस को सेम ले लिया, ठीक है, दो फंक्शन की वैल्यूज पे इमेजेस को हमने सेम ले लिया और देखा कि उनकी जो प्री इमेजेस है वो भी सेम आ जाए। यही तो प्रूव करने का तरीका होता है कि हम ये लेके चलें और हमको इंप्लाई हो जाए x1 इज जस्ट इक्वल टू x2। तो दिस इज फॉर ऑल x1 x2 होगा, तो इसका मतलब सारी जो इमेजेस हैं वो सेपरेट हैं, और अगर हम इमेजेस सेम कह रहे हैं तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम हो जा रही हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है 1 1 है, ठीक है। तो ये प्रूव करने का तरीका होता है, हम दो पॉइंट्स ले लेंगे x1 और x2, जिनके इमेजेस सेम ले लेंगे और देखेंगे वो x1 और x2 भी इक्वल आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था 2x था, तो इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया और 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर क्या आ गया x2। तो दिस इज, ये प्रूव करने का तरीका होता है किसी फंक्शन को 1 1, ठीक है, दिस इज अ 1 1 फंक्शन, ओके। फर्दर अब हमको देखना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास जो सेकंड सेट है, या कह सकते हो जो कोडोमेन है, वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई हमको एक नेचुरल नंबर मिल जाए जिससे वो रिलेट करता हो, ठीक है, जिसका वो इमेज हो। तो देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। हम देख चुके हैं कि नहीं पॉसिबल है, बट इसको हम कैसे लिखेंगे। तो एफ इज नॉट ऑन टू, यू कैन से, क्यों, आपको देखना है एज, अगर हम यहाँ पर 1 है जिसकी इमेज हमको नहीं मिलेगी, जिसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, 1 नेचुरल नंबर के अंदर है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x, है ना, कोई भी x किसके अंदर नहीं है, नेचुरल नंबर के अंदर
सच दैट, वो रिलेट करता हो, सच दैट fx is equals to such that fx is equals to 1, या यू कैन से कि 2x is equals to 1। तो यहाँ पर जो x आ रहा है वो तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है 1/2, और 1/2 यू नो दैट 1 जो है 2 वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई एलिमेंट नहीं है जो वो फुलफिल करे इन कंडीशन को। इसका मतलब फंक्शन तुम्हारे पास ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। तो एफ 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो समझ गए होगे कि हमारे पास जो रेंज सेट आएगा वो कोडोमेन के जस्ट इक्वल होना चाहिए फॉर द ऑन टू। और या ऐसे देख सकते हो कि हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज हमको जरूर मिल जाए। तो ये हमारे पास 1 और ऑन टू को प्रूव करने का या लिखने का तरीका होता है, देखने का तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर है। तो लेट अस फाइंड हियर, फाइंड g of f एंड सम ऑफ स्टूडेंट गॉफ कॉग भी बोलते हैं, आप कह सकते हो, बट दिस इज g ऑफ f, मतलब कंपोजिशन ऑफ g का f के साथ, एंड f ऑफ g बोथ आपको निकालने हैं इफ पहला यहाँ पर इन्होंने दिया है कि fx इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, और एंड जो gx है वो तुम्हारे पास है मॉड ऑफ fx माइनस का 2, सॉरी मॉड ऑफ 5x माइनस का 2। ओके, एंड दूसरा हमारे पास जो इन्होंने इक्वेशन है इसी में दो पार्ट्स हैं, एक है fx इज जस्ट इक्वल टू 8 ऑफ x क्यूब एंड gx इज जस्ट इक्वल टू योर x पावर 1/3, है ना। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। आइए जरा सोल्यूशन लिखते हैं बारी बारी से। पहले का सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ 1। तो इसमें हम देखेंगे कि हमको क्या निकालना है, g ऑफ f, ये निकालना है पहले। यू नो दैट एक ऐसे डिफाइंड होता है, g ऑफ fx ऐसे डिफाइंड होता है। तो जहां पर यहाँ पर हम जो fx है वो हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज 1, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो यहाँ क्या लिखेंगे मॉड ऑफ x। फिर जहां पर gx में x की जगह पर x है उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे मॉड ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड 5 मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 2। ओके, तो दिस इज द योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, g ऑफ f, है ना। फिर हम बात करते हैं हमारे पास दूसरा जो f ऑफ g हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा f ऑफ gx, ध्यान रखिएगा, और gx की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है दिस वन, है ना, मॉड ऑफ fx माइनस मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f मॉड ऑफ 5x माइनस ऑफ 2। अब जहां पर हम f में जहां पर x था उसकी जगह पर क्या लिखेंगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो यहाँ पर x था उसका मॉडुलस लिखा हुआ था, तो मॉड ऑफ 5x माइनस ऑफ 2, ठीक है। और दो बार मॉड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो मॉड ऑफ fx माइनस ऑफ 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो समझ पा रहे हो कि बहुत सिंपल तरीके से हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा का सोल्यूशन देख लेते हैं, दूसरे पार्ट का। तो ये हमारे पास होता है g ऑफ f ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू g ऑफ fx, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखिएगा सेकेंड पार्ट में जो fx है वो 8x क्यूब है, तो यहाँ पर रखेंगे 8x क्यूब, और जहां पर g में x है उसकी जगह क्या लिखेंगे आप 8x क्यूब। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास g को आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8x क्यूब की पावर 1/3। तो हम देख रहे हैं कि 8 का जो क्यूब रूट होता है 8 का वो 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये पावर 3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर हमारे पास हम फॉग को देख लेते हैं, f ऑफ g को देख लेते हैं। f ऑफ g ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू f ऑफ gx, ठीक है। ध्यान दीजिएगा f, अब gx तुम्हारे पास क्या है x पावर 1/3। तो जहां पर x है उसके जगह पर fx में जहां x है उसकी जगह x पावर 1/3 रखोगे तो हो जाएगा 8 टाइम्स
x की पावर 1/3 का होल पावर 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या 8, और ये x 3 से 3 कैंसिल, तो 8x, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस निकालते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको और जाके आप प्रैक्टिस करिए और प्रॉब्लम्स को कंपोजिशन। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है, तो इसको जाके अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, है ना, क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स के बारे में, कुछ थ्योरम्स के बारे में, और उन्हीं को क्वेश्चन के रूप में हम बात करते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स हम जैसे पूछा जाता है समटाइम्स, तो उनको हम प्रूव करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ्स लिखते हैं, हाउ वी राइट द प्रूफ्स, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ टू राइट प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स इज द इम्पोर्टेंट टास्क। बहुत अच्छा टास्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना प्रूफ के तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, शो दैट इफ f from a to b and this is your g from b to c are 1 1। ये कैसे हैं 1 1, दोनों के दोनों फंक्शन 1 1 है। देन आपको प्रूव करना है, जो हम इसका कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे g ऑफ f that will be from where a to c is also 1 1। अच्छा, 1 1 के लिए प्रूफ हमें क्या करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि f ऑफ x1 इज जस्ट इक्वल टू f ऑफ x2 अगर है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए क्या x1 इज जस्ट इक्वल टू x2। अगर ये हम प्रूफ करने में सक्षम हुए, तो हम उसे जो है कह देंगे कि वो फंक्शन कैसा है 1 1 है ना, दिस इज द 1 1। तो हमें जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा उसे प्रूफ करना है कि वो 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो आइए जरा, बहुत इजी है प्रूफ, इसको कर लेते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम मिटाना चाह रहे हैं तो मिट नहीं रहा। ओके, तो आइए जरा इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमने कोई दो, हम लेके चलते हैं कि दो पॉइंट्स हैं x1 और x2, जिनके ऊपर उनके जो इमेजेस हैं सी में वो इक्वल हैं, और उनकी प्री इमेजेस को हमें इक्वल दिखाना होगा। तो ये जो कंडीशन दी हुई है कि f और g वो 1 1 है, इनका यूज करके हम करेंगे। तो हम सपोज करते हैं, सपोज g ऑफ f ऑफ x1, अब ये जनरल कोई भी वैल्यू है x1 x2, एंड g ऑफ f ऑफ x2, तो दिस implies g of f of x1 is just equal to g of f of x2, है ना। दो पॉइंट्स है, उनपे हमने उनकी जो इमेजेस है उनको इक्वल ले लिया। अच्छा, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि f जो है वो एक 1 1 फंक्शन है, और अगर f 1 1 फंक्शन है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं दिस g इज जस्ट इक्वल टू, यू कैन जस्ट से कि, सॉरी, हाँ, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि g और f दोनों 1 1 फंक्शन है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि जो g है, अगर इनके प्री इमेजेस सेम है, यू कैन जस्ट से कि ये दो दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और इनकी इमेजेस सेम है, तो ये वैल्यूज भी सेम होंगी। इफ x1 इज जस्ट इक्वल टू f ऑफ x2, है ना, कुछ इस तरीके से, सिंस g इज 1 1, समझिएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इफ g ऑफ y1 इज जस्ट इक्वल टू g ऑफ y2, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू y2। तो अगर दो इमेजेस सेम है, तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम होंगी। तो यहाँ पर प्री इमेजेस क्या है f ऑफ x1, और यहाँ पर f ऑफ x2। तो अगर हमारे पास g की दो वैल्यूज सेम है, तो जिनको वैल्यूज रख के आए हैं वो भी तो सेम होंगी। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास g क्या है 1 1 है, तो यहाँ पर लिख दोगे सिंस g इज 1 1, तो हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि गिवन है, पहले से हमको गिवन है कि जी एन एफ और एन 1 1, ठीक। फिर अब एफ ऑफ x1 इज जस्ट इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो यहां से क्या मिल जाएगा तुम x1 इज इक्वल टू x2, क्यों, सिंस f इज 1 1,
वन की प्रॉपर्टी होती है एफ इज वन वन। अब एफ वन वन में हमको यही प्रूव करना था कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज जस्ट इक्वल टू जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी इमेजेस भी इनकी प्री इमेजेस भी इक्वल होनी चाहिए। तो एक्स वन बराबर क्या आ गया, एक्स टू आ गया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज यू कैन से जी ऑफ एफ इज वन वन, है ना, वो भी हमारे पास वन वन है। तो बस प्रूव हो गया। तो जो भी हमारे पास कंडीशन दी होती है, जो हाइपोथेसिस गिवन होती है, उसका यूज करके हमें उस रिजल्ट को प्रूव करना होता है, उस क्वेश्चन को प्रूव करना होता है। ओके, तो आई होप समझ आ गया। एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि so that if so that if f from a to b, if a from a to b and g from b to c are on to then g of f from a to c is also onto. तो so that if f from a to b and g from b to c, ठीक है, वो ऑन टू है, तो आपको जी ऑफ एफ भी हमारा ऑन टू होगा। इसको प्रूव करना है। तो आइए जरा इसको लिख लेते हैं, इसका प्रूफ, इसका रिजल्ट, इसका आंसर। ओके, तो यू नो दैट दे आर गिवन। तो इसका मतलब है कि हर एक जो है डोमेन के एलिमेंट, को डोमेन के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, दोनों में है, एफ में भी है, जी में भी है। तो गिवन एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं सी के अंदर, है ना। आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम लेके चलते हैं, उसके लिए हम दिखा देंगे कि ए के अंदर एक हमको एलिमेंट है जिसकी वो इमेज है, बस यही दिखाना होगा। तो वही हमारे पास क्योंकि जो हमारे पास गॉप होता है जी ऑफ एफ ओ फ्रॉम ए टू सी है, ठीक है। तो दिस इज योर जेड इज इन सी। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग सी। तो देयर एग्जिस्ट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सी का कोई जेड का कोई एलिमेंट लेंगे और ये ऑन टू है, तो बी में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिल जाएगा, है ना। तो यू कैन जस्ट से देयर एग्जिस्ट, there exists a pre-image, y of z under G such that G of y is equal to z। ऑब्वियस सी बात है ना। अब ये y मिल गया तो y के लिए कोई ना कोई x होगा, है ना। किसके अंदर, f के अंदर, सॉरी a के अंदर, जो कि क्योंकि f क्या है, ऑन टू है। तो यू कैन जस्ट सी हियर, यू कैन से हियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास g क्या है, ऑन टू है। तो यू कैन जस्ट राइट हियर सिंस g इज ऑन टू। ओके, तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। फर्दर फॉर y belonging to b there exists an element, there exists an element x in a with fx। अब इस y के लिए तुमको एक x मिल जाएगा, है ना। क्योंकि क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारे पास f क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। तो fx इज इक्वल टू y, since you can say since f is on टू। ओके, सो यू कैन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास z के लिए एक x मिल रहा है, ठीक है, जिसका इमेज फ्रॉम द कंपोजिशन वी गेट z। ओके, तो यू कैन से हियर therefore
for g of f of x is just equal to g of fx is just equal to g of y is just equal to z. Okay, so showing that g of f, क्योंकि z क्या था, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था, इसका मतलब हर एक c के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई a के अंदर एलिमेंट मिल जाएगा, और इसलिए हमारे पास जो कोडोमेन है g ऑफ f की वो रेंज के बराबर हो जाएगी, इज ऑन टू। तो g ऑफ f क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो समझ पा रहे चीजें कैसे हो रही हैं, किस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं, दैट इज योर इन्वर्टिबल फंक्शन। हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल क्या कहलाता है और वो इन्वर्स क्या होता है। जैसे कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मान लो कि हमने एक फंक्शन लिया ए और एक हमने लिया बी, यहाँ से यहाँ के ऊपर हमने एक एफ डिफाइन किया और इसको हमने लिखा 1 2 3, और यहाँ पर हमने 4 5 6 ऐसे हमने लिख दिया। हमने कहा 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 4 है और 1 की इमेज 6 है। हमने कुछ ऐसे इमेजेस डिफाइन कर दी। ठीक, हम अब क्या चाह रहे हैं, हम बी से ए के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं एफ इनवर्स। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 6 है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, दैट इज योर 5, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, दैट इज योर 4। अब यहाँ से बी के अंदर क्या है, 4 5 6। हम एक मैपिंग डिफाइन करना चाहते हैं, कहाँ से, सेट ए से बी के ऊपर एफ था ही, अब बी से ए के ऊपर हम डिफाइन करना चाहते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन हो कि अगर यहाँ पर इमेजेस थी, बी के अंदर इमेजेस थी, तो इमेजेस की जो प्री इमेजेस हैं वही अब इमेजेस बन जाएं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम कहें कि एफ इनवर्स ऑपरेट किया किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो हमको क्या मिलना चाहिए, वी शुड गेट 3। ठीक है, फिर एफ इनवर्स अगर हम यहाँ पर 5 की बात करें तो हमको मिलना चाहिए 2, और अगर हम एफ इनवर्स ऑफ 6 की बात करें तो यू विल गेट 1। तो इस तरीके से इसका मतलब ये 6 किससे रिलेट करे, 1 से, रिवर्स ऑर्डर में, और फिर हमारे पास जो 5 है वो 2 से रिलेट करे, और ये जो 4 है वो 3 से रिलेट करे। ठीक है, तो दिस इज द इनवर्स फंक्शन। अच्छा, ये इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके की फंक्शन तभी पॉसिबिलिटी होती है जब एफ इटसेल्फ 1 1 ऑन 2। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पर छूट गया बी के अंदर, तो उस जब इसको हम डोमेन बनाएंगे, बी को डोमेन बनाएंगे, तो उसकी कोई हमको इमेज ही नहीं मिल पाएगी। और अगर 1 1 नहीं होगा, वो 1 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब है दो एक्स के लिए एक वाई था, तो एक जब वाई हम इधर लेंगे एज अ डोमेन मेंबर, तो उसके लिए हमारे पास इमेजेस 2 मिल जाएंगी, तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसलिए इस तरीके के फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो या कह सकते हो बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो तभी उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स फंक्शन होता किस तरह, एग्जिस्टेंस क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर में रिलेशन हो जाता है ना, रिवर्स ऑर्डर में रिलेशन हो जाता है, डोमेन कोडोमेन बन जाती है, और कोडोमेन डोमेन बन जाती है, और उस केस में और वो इसी सेम प्रोसेस पे, मतलब सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन और कैसे डिफाइन होता है। इसको थोड़ा सा हम नोट डाउन जॉट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर आपको, तो आसान हो जाएगा और समझने में। समझ तो गए ही हो आप लोग, जरूर बताना कमेंट में कि हाँ सर समझ में आई हैं चीजें। और इस वीडियो को पूरा प्रॉपर एक बार दो बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये जो फंक्शंस में डिफिकल्टी होती है वो खत्म हो जाएगी, है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, तो आप अच्छा कर पाओगे। इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन। और तो अगर एफ फ्रॉम ए टू बी कोई फंक्शन है, ठीक है, तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम b to a, okay, it is from b to a, is called
is called inverse of f if inverse of f if f inverse of y is just equal to x, है ना, मतलब अगर x की इमेज y है तो y की इमेज अब x हो जाए, है ना, इनवर्स के थ्रू फॉर एवरी y इज जस्ट इक्वल टू एफ एक्स, है ना, वो सारे जिसमें अगर y की इमेज x की इमेज y था तो अब y की इमेज x हो जाए इन इनवर्स फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू a एंड दिस y इज बिलोंगिंग टू b। तो इस तरीके के फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉसिबल तभी होता है जब फंक्शन हमारा कैसा हो, 1 1 on 2, पॉसिबल ओनली फॉर 1 1 on 2, 1 1 on 2, है ना, तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन क्या हो, 1 1 on 2 हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन, ठीक है। अब छोटी सी चीजें और पढ़ेंगे, दैट इज योर बाइनरी ऑपरेशन। थोड़ा लेंथी तो नहीं हो रहा है लेक्चर, बट आई विल रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स इन सेम लेक्चर, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा कंसाइज हो जाएगा और सभी लोग इसको एक प्रॉपर तरीके से आप करिएगा, ठीक। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा, ठीक। आप चीजें सीख जाते हो, आप जान जाते हो, बट उसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर बाइनरी ऑपरेशंस, है ना, ये फंक्शंस के अंदर ही है। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, आइए जरा उन चीजों को सीख लेते हैं। तो एक प्रकार का फंक्शन ही है, बट एक टू वेरिएबल फंक्शन होता है ना, दो वेरिएबल्स के बीच में डिफाइन, इसीलिए इसका नाम रखते हैं बाइनरी, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सेम सेट का ही डिफाइन करते हैं, किसी एक सेट के ऊपर ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है। तो दिस इज जो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अब बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन इसको हम यहाँ पर स्टार देके नाम देंगे, स्टार ऑन अ सेट, ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। किस तरीके का फंक्शन होता है, ऐसे डिफाइन किया जाता है, दिस इज योर ए क्रॉस ए, मतलब दो मेंबर्स लिया ए के और उनके बीच में हमने ऑपरेशन लगाया, और बी गेट एन अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए का ही हमको एलिमेंट मिल गया, मतलब हम दो एलिमेंट्स लेंगे ए के और उन्हीं के बीच में हम उस ऑपरेशन को लगाएंगे, मैपिंग को लगाएंगे, और वी गेट अनदर एलिमेंट। तो वी कैन वी डिनोट इट, वी डिनोट स्टार ए कामा बी, स्टार ए कामा बी बाई ए स्टार बी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। अगर हम, क्योंकि हमारे पास यू नो दैट कि ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, दैट कोई अगर एलिमेंट होगा ए कामा बी तो वो ए क्रॉस के का पेयर टाइप का एलिमेंट होगा, उस पेयर के ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, और एक मेंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर स्टार हम ऑपरेट करेंगे ए कामा बी के ऊपर तो ये जो मेंबर मिलेगा ये भी मेंबर किसका होगा, ए का ही होगा। तो इसको लिखा किस तरीके जाता है, ए स्टार बी एंड दिस अगेन बिलोंग्स टू ए, ये कोई भी मेंबर हो, ठीक है। तो जरा हम देख सकते हैं जैसे कि दो इंटीजर्स ले लिया, है ना, और उनके पास हमने सम ऑपरेशन लगाया है, सम हमने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। तो वो सम फंक्शन क्या होता है, दो इंटीजर्स के बीच में होता है, इसका मतलब जो हमारे पास जेड है प्लस जो है, दैट इज एनी इट इज वन टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड, है ना। ये चीजें हमने पढ़ी थी कि हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो एक हमारे पास इंटीजर ही मिलता है, तो ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसको जब लिखा जाता है, जैसे हमने कहा 1 1 कामा 2, है ना, तो इसको हम इस तरीके लिखते हैं 1 प्लस 2, है ना, और फिर इसका जो एलिमेंट मिलता है वो मिलता है 3, क्योंकि ये 1 और 2 का ये जो पेयर है वो रिलेट कर रहा है किससे, 3 से,
बाय दिस ऑपरेशन प्लस, है ना, एडिशन ऑपरेशन। तो इसका मतलब है कि ये जो पेयर होगा किसमें, जेड क्रॉस जेड के अंदर, वो किससे रिलेट करेगा, 3 से, और ये यूनिकली रिलेशन होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ फंक्शन और दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। तो हम समझ गए कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, कि ए क्रॉस ए से ए के ऊपर एक फंक्शन ही होता है, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और लिखने का तरीका हमने बता दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, उसको और क्लियर होगी ये डिफिनीशन, कि so that addition, subtraction and multiplication are binary operation, or binary operations on R मतलब set of real numbers, okay. but division is not a binary operation not a binary operation on R, है ना, वो R के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फर्दर अगर हम देखें, फर्दर so that division is a binary operation on the set R of, को R स्टार बोल दीजिए, स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। अगर जीरो ना हो तो डिवीजन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ओके। तो दिस इज द लेटेस्ट प्रूफ, देखते हैं जरा। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रियल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, यू विल गेट एनी रियल नंबर, और यूनिक रियल नंबर आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी, अगर दो रियल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक हमको यूनिक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी आप एक यूनिक रियल नंबर मिलोगे, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और दो नंबर्स अलग अलग नहीं आएंगे, एक ही नंबर मिलेगी। तो दैट इज द फंक्शंस, है ना। ये जो हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सारे हमारे पास क्या है, फंक्शंस है। बट डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डिवीजन में जीरो होता है और जीरो से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो हमको वो नंबर ही नहीं मिलेगी, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो वो जीरो जो है वो रियल नंबर के अंदर वो पड़ा रह जाएगा, है ना। या 0,0 की बात करें, या फिर हम अगर सेकंड सेट का, या 1,0 ले लिया, तो इसके लिए कोई हमको रियल नंबर नहीं मिलेगी, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। वो फंक्शन नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम रियल नंबर में से हम जीरो को हटा देते हैं, ठीक है, और सारी नॉन जीरो रियल नंबर्स को ले लेते हैं, तब ये चीज हम पॉसिबल है, और उसको हमने आर स्टार से यहाँ पर लिखा है। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, क्योंकि हमको तो ऑपरेशन का मतलब दैट इज समथिंग फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, है ना, इस तरीके का। तो अगर हमने यहाँ पर प्लस डिफाइन किया है, दिस इज फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, है ना, इज गिवन बाय, है ना। तो अगर हमने इस प्लस को डिफाइन किया है, तो प्लस ऑन द पेयर ए कमा बी इज डिफाइंड एज ए प्लस बी, है ना, इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम माइनस को डिफाइन करते हैं तो वो कैसे, सिंपली माइनस भी हमारे पास इज गिवन बाय जो हमारे पास पेयर होगा ए कमा बी, वो मैप होगा किसके ऊपर, ए माइनस बी के ऊपर, ओके। और सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास
डिफाइंड होगा ऐसे ही, इज गिवन बाई ए कामा बी, और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को आपस में, दिस इज ए इंटू बी। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं रियल नंबर्स के ऊपर, है ना, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि हम कोई भी दो रियल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, विल गेट एन रियल नंबर, है ना, और वो यूनिक मिलते हैं, इसलिए फंक्शंस है, तो इनको हम बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे। सिंस प्लस माइनस एंड प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन आर functions, so you can say they are binary operations on R, है ना, तो ये R के अंदर बाइनरी ऑपरेशंस हैं, बट डिवीजन नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो इज देयर, तो यू कैन से अगर हम इसको डिफाइन करते हैं फ्रॉम R क्रॉस R, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, रिलेशन तो हो सकता है, इज गिवन बाय, अगर हम दो नंबर्स ले लेते हैं ए कमा बी और इनको डिफाइन कैसे करते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, कुछ इसे ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, क्योंकि जीरो इज देयर, अ फंक्शन, ठीक है, एंड इसको हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा, एंड हेंस नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन एज, और अगर हम देख लें b बराबर अगर हम जीरो रख लेते हैं, तो a अपॉन बी जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, इसका मतलब जीरो रह जाएगा, है ना, या a कामा जीरो टाइप के जो भी मेंबर्स होंगे वो रह जाएंगे, और उसकी कोई इमेज हमको नहीं मिलेगी, इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए, तो अब अगर हम इसकी बात करें, अगर हम जीरो हटा देते हैं तब हम बात करें, तब हम कह सकते हैं, अगर हम इसको हम डिफाइन करते हैं कहाँ से, आर स्टार, मतलब दिस इज एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को हटा दिया, ये आर स्टार का मतलब होता है दिस इज और आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर माइनस का जीरो, हमने जीरो हटा दिया, सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स की हम बात करें, गिवन बाय, उसको हमने डिफाइन किया, सेम ही डिफाइन करना है, दिस इज ए कमा बी इज जस्ट इक्वल टू ए अपॉन बी, क्लियर, इज अ फंक्शन is a function and hence a binary operation, on, ये हमारे पास एक क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम नॉन जीरो रियल नंबर्स लेते हैं तो उनके ऊपर डिवीजन क्या है, एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, बट रियल नंबर्स के ऊपर हम डिवीजन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे, ओके, एक आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको आप खुद से करिएगा, ठीक है, दिस इज योर HW, है ना, अभी तो वैसे घर पे ही है, अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि so that subtraction and division are not binary operation या operations, है ना, बाइनरी ऑपरेशंस ऑन n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर के ऊपर अगर हम सब्ट्रैक्शन को देखें या डिवीजन को देखें तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं बनाएंगे, तो उसको तुम्हें शो करना होगा कि क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है, यू जस्ट चेक इट, ओके, कुछ और डिफिनीशंस पढ़ लेते हैं छोटी छोटी, है ना, तो आइए जरा कुछ और डिफिनीशंस के बारे में बात करते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है,
कि हमारे पास कोई बाइनरी अपनी कम्यूटेटिव कब होता है, एसोसिएटिव कब होता है, और हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है ना, इनवर्सेस क्या होते हैं, इनकी हम कुछ डिफिनीशंस को पढ़ लेते हैं। तो अ बाइनरी ऑपरेशन, एक मिनट बहुत दूर चला गया। ओके, तो दिस इज द अ बाइनरी ऑपरेशन, a binary operation star, binary operation star on the set, अगर x ले लेते हैं, है ना, x सेट ले लेते हैं, called इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव if a star b is just equal to b star a, ठीक है, फॉर एवरी ए कामा बी इन एक्स। जैसे कि अगर हम रियल नंबर्स में बात करें तो अभी हमने देखा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो जो एडिशन है, अगर दो रियल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। 2+3 करो या 3+2 करो, यू विल गेट द सेम। बट सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट अगर हम देख लो, अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, मतलब 2+3 किया या फिर 3+2 किया, तो यू विल गेट द 5 आंसर इन ऑल। 5 यहाँ पर भी मिलेगा। मतलब इनको किस ऑर्डर में ऐड करें, किसको पहले पोजीशन पे रख रहे हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके जो ऑपरेशंस होंगे उनको हम कम्यूटेटिव ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन ले लें, क्योंकि वो भी बाइनरी ऑपरेशन था, अभी हम रियल नंबर में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम 2-3 करेंगे तो यू विल गेट -1, बट अगर 3-2 करोगे यू विल गेट +1। तो बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है, और पहली बात है फॉर एवरी कोई भी पेयर ले वो कम्यूट करे आपस में, तो इस तरीके का जो ऑपरेशन होगा उसको हम कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहेंगे। तो अगर एडिशन की बात करें रियल नंबर्स में, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो ये दोनों कम्यूटेटिव ऑपरेशंस होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो आप समझ गए कि हमारे पास कम्यूटेटिव ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस किसे बोलते हैं, जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, है ना। ए स्टार बी इज जस्ट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी पेयर ए कामा बी, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एसोसिएटिव की बात करते हैं, कि हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब कहलाता है। तो अ बाइनरी ऑपरेशन, star from A cross A to A is said to be associative, if, अब इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो ए स्टार बी, हमने ए और बी को आपस में हम पहले ऑपरेट किए, फिर उसके बाद हमने सी किया, या फिर हमने बी और सी को पहले ऑपरेट किया, फिर उसके साथ हमने ए को ऑपरेट किया, ठीक है। तो एक किसी भी ऑर्डर में क्यों ना ऑपरेट हो, इनकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो ऐसे जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एसोसिएटिव ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो जैसे इसमें भी वही बात है कि जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम नहीं फॉलो करता है, बट एडिशन फॉलो करता है, और मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, एडिशन आपका जो है एसोसिएटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशंस होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं फॉर ऑल पेयर्स एबीसी, है ना। कोई भी हम पेयर ले लें, हर एक पेयर के लिए हमारे पास ये चीज फॉलो होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो गिवन अगर हम बात करें अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इसका हमने नाम रखा है स्टार, बाउंड्री ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए टू ए, सॉरी ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए टू ए
a binary operation star a cross a to a with the identity element e इन ए, है ना, ए के अंदर एक हमको एलिमेंट मिले, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी थोड़ा सा इस चीज समझना है कि पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, फिर इनवर्स को डिफाइन करेंगे। हमने इनवर्स को बता दिया, एक चीज समझना। तो इसको करते हैं डिलीट। ओके, तो दिस इज डिलीटेड। ओके, पहले हम आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, फिर इनवर्स। हम इनवर्स पहले बताने लगे थे। गिवन, तो वी हैव टू जस्ट डिफिनीशन। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन given a binary operation that is your star, है ना, from a cross a to a, तो कोई भी एक एलिमेंट है जो कि ए के अंदर हो, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। एन एलिमेंट ई, उसको हम ए के अंदर है, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे इफ, पहली बात तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इफ इट एग्जिस्ट, इफ, है ना, इट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ई जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन फॉर द ऑपरेशन स्टार, है ना, उस स्टार के लिए वो ऑपरेशन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इफ व्हाट, ये देखते हैं, इफ ए स्टार ई इज जस्ट इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए, मतलब उस ई एलिमेंट को हम ए के साथ किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें, वी गेट द सेम ए, है ना, ए हमें हर बार मिलता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट के साथ अगर ऐसा पॉसिबल है, तो उस ई को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें रियल नंबर्स के अंदर, हमें पता है कि हमने अभी रियल नंबर्स का जो है ऑपरेशन प्लस डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से, दैट ए कामा बी इज जस्ट इक्वल टू ए प्लस बी। हमें पता है कि जीरो होता है यहाँ पर, किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। बट अगर जीरो को हम ले लें, अगर हमने कोई ए ले ली, मान लो हमने लेट ए बिलोंग्स टू बी एनी एलिमेंट, है ना, एनी एलिमेंट, हमने कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया ए, और हम देखें अगर हम इसको ऑपरेट करें किसी भी तरीके से, चाहे हम जीरो कामा ए कर दें, यू विल गेट योर जीरो प्लस ए, यू विल गेट ए अगेन, है ना। और अगर हम बाद में भी रखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल हैव टू ए प्लस जीरो इज जस्ट इक्वल टू ए। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हर केस में जीरो प्लस ए इज जस्ट इक्वल टू ए एंड ए प्लस जीरो। तो इस ऑपरेशन प्लस के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि जीरो रियल नंबर होता है। तो अगर हम बात करें एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हम बात करें व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो आइडेंटिटी तुम्हारे पास जो है, हेयर द जीरो इज आइडेंटिटी, हेयर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो रियल नंबर्स के लिए हम जब एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी।
तो एडिटिव आइडेंटिटी तुम्हारे पास क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरीके, क्योंकि क्योंकि एडिशन इज द ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के तरीके से जीरो काम करता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज व्हाट, दैट इज योर जीरो, है ना। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो अगर हम वन को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, हम नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही वैल्यू रहती है। तो यू नो दैट वन इंटू ए इज जस्ट इक्वल टू ए एंड ए इंटू वन। तो इसका मतलब वन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है। तो यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वन। ओके, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास जो है हम इनवर्स की बात करेंगे, है ना। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट का एक क्या डेफिनेशन है, उसको जरा देख लेते हैं। तो जब हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, उस केस में ही हम इनवर्स की बात करते हैं। अभी जैसे हम आइडेंटिटी बता रहे थे, तो हम इनवर्स हमारे दिमाग में था, तो इनवर्स में लिखने लगा था। बट आइडेंटिटी हमें पहले पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। तो गिवन दैट, तो गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन, अगर हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और उसके साथ में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, है ना। ए क्रॉस ए टू ए विद द आइडेंटिटी एलिमेंट, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है वहां पर, तभी हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे किसी एलिमेंट की, ठीक है। तो if binary operation star is there, or there is an identity element in the operation, okay, for the operation, है ना। तो an element, कोई एलिमेंट है, an element a belongs to a is said to be, is said to be invertible। ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब इसके पास एक इनवर्स होगा विद रिस्पेक्ट टू, with respect to, with respect to the operation, विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो इन्वर्टिबल है, या उसके उसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists, if there exists an element, if there exists an element b in a, है ना, एक एलिमेंट b मिल जाए जो भी a के अंदर ही बिलोंग करता हो, such that a star b is just equal to e is just equal to b star, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम दोनों को आपस में हम ऑपरेट करें, आपको आइडेंटिटी मिल जाए। तो आइडेंटिटी होगा तभी तो मिलेगा, है ना। तो आइडेंटिटी होना चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट के लिए कोई दूसरा एक एलिमेंट मिल जाए, सच दैट दिस कंडीशन फॉलो करता हो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ए बी को ए का इनवर्स एलिमेंट बोलेंगे, या कह सकते हैं ए इन्वर्टिबल है, ए का कोई ना कोई इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड बी इज कॉल्ड, बी इज कॉल्ड द इनवर्स, द इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, एंड इज डिनोटेड बाय, and is denoted by, एक ऊपर माइनस वन ऐसे लगा दिया जाता है ना। तो ए इनवर्स इसको बोलते हैं, दिस इज ए इनवर्स, ठीक है। तो अगर हम एडिशन में बात करें, ठीक है, तो एडिशन में अगर हम बात करें, फॉर एडिशन, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम ए और माइनस ऑफ ए ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जीरो आता है, और जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना।
या फिर हम माइनस का ए ऐड करें तो वो हमारे पास ए आता है, तो हमारे पास जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव है ना, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, वो क्या होता है, माइनस का ए। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, ठीक है, तो क्योंकि हमको आइडेंटिटी चाहिए वन, और मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू वन अपॉन ए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, क्योंकि जीरो अपॉन में नहीं आ सकता, ठीक है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स केवल और केवल नॉन जीरो नंबर्स का ही एग्जिस्ट करता है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर तुम ए इंटू वन अपॉन ए करोगे तो आपको वन मिल जाएगा, और अगर हम वन अपॉन ए इंटू ए करेंगे तब भी वन, तभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए शुड बी नॉन जीरो, तब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो समझ गए? तो इनवर्स का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के लिए कोई एलिमेंट दूसरा मिल जाए, सदा दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को हम ऑपरेट करें, वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द। तो आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है फॉर द इनवर्स। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है, सो दैट so that so that minus of a is the inverse of is the inverse of a, वो a का इनवर्स है फॉर एडिशन ऑपरेशन, वो तो हम अभी बता ही चुके हैं, फॉर द एडिशन ऑपरेशन। ओके, फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस, ओके, ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर एंड वन अपॉन a is the inverse of है ना, नॉन जीरो नंबर, है ना, ये जीरो ना होना चाहिए, फॉर द for the for the multiplication for the multiplication ऑपरेशन, जिसको हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं ऑन आर। तो नॉन जीरो नंबर्स का इनवर्स आर में एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जीरो का तो कोई इनवर्स नहीं रहता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अच्छा, एडिटिव इनवर्स जीरो का क्या होगा, जीरो इटसेल्फ, है ना, क्योंकि जीरो को जीरो में ऐड करोगे यू विल गेट जीरो, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है, उसका इनवर्स वो खुद ही होता है। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। तो हमारे पास यू नो दैट कि अभी हमने देखा था कि a प्लस ऑफ माइनस ऑफ a यू विल गेट जीरो, है ना, दिस विल बी a माइनस a यू गेट जीरो। तो और एक चीज और, किसी भी ऑर्डर में लिखो, माइनस a पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट अगेन जीरो। तो इसका मतलब है माइनस a क्या हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है एडिशन का, वो जीरो है। तो हम किसी भी ऑर्डर में a और माइनस a को ऐड करें विल गेट जीरो, तो इसका मतलब माइनस a क्या है, इज द इनवर्स ऑफ, इवन दो एडिटिव इनवर्स कह सकते हो, इनवर्स ऑफ a फॉर एडिशन, a इज एन एलिमेंट फॉर a फॉर एडिशन, एडिशन के लिए माइनस ए जो है वो इनवर्स है। ओके, सिमिलरली अगर हमें देखना है उसका, अभी हम बता ही चुके हैं, पर फिलहाल हम इस क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लीजिए। तो हम नॉन जीरो ले लिया, दिस इज यानी नॉन जीरो, तो हम देख रहे हैं कि a इंटू वन अपॉन ए जस्ट इक्वल टू वन, या फिर वन अपॉन ए इंटू ए, इनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये दिस implies that 1 upon a is the inverse of a, a का इनवर्स है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके।
और मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर समझ आ गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। इसको जो भी चीज समझ नहीं आई कहीं पर भी किसी भी स्तर पर, तो आप टेक्स्ट कर सकते हो यहाँ पर कमेंट में, ठीक है। और हम लोग इसी तरीके से अपने कोर्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, सभी से, जो भी इन लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, कि आप प्रॉपर नोट्स के साथ करें। आप जब हमें पढ़ रहे हो तो प्रॉपर एक एक चीज आप लिखें, ठीक है। लेक्चर इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं ऐसे ओरली बोल के भी चला जाए, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो। जब आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे एग्जाम के एक दो दिन पहले तो बहुत काम करेगा, ठीक है। और नो डाउट आप अगर फॉलो करते हैं, चीजों को अच्छा करते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स मैं पूरी कोशिश करूंगा सिखाने की, एक अच्छी गणित सिखाने की। ओके, तो आप सीख रहे हैं और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, और भी स्टूडेंट्स आपके कलीग, और जहां तक भी चीजें हैं, क्योंकि ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जब काम कर ही रहे हैं तो सारे बच्चे उसका बेनिफिट उठाएं। ओके, तो कीप लर्निंग, एंड इफ यू आर अ मैथमेटिक लर्नर, सो आई डेफिनेटली, मैं बहुत ही पसंद करता हूँ गणित पढ़ने वालों को। थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू, एंड प्लीज कमेंट करिए अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ चीजें समझ ना आती हो, कुछ आपको कुछ और पूछना हो, है ना, तो आप कमेंट में कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, बट आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जिया है मैंने और उसी को सर्व कर रहे हैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच।